Hello, doctors. And today we are going to start neurotransmitters. So let's start the neurotransmitters. तो न्यूरोट्रांसमीटर स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो कैसा होता है। ठीक है, तो दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं। पहले को कहते हैं आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स, दूसरे को कहते हैं मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स होते हैं ना, उसमें बाइंडिंग साइट और आयन चैनल सेम ही में होते हैं। मतलब एक ही रिसेप्टर में बाइंडिंग साइट भी होगा और आयन चैनल भी होगा। और जो मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर जो होता है, इसमें बाइंडिंग साइट तो होता है लेकिन आयन चैनल नहीं होता है। अब इसको फिगर में देख लीजिए, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये फिगर जो आप देख रहे हो, पहला फिगर देख रहे हो जो आप, ठीक है ना, ये पहला नंबर। इस नंबर फिगर में आप देखो, यहाँ पर ये बाइंडिंग साइट है, दिस इज बाइंडिंग साइट। एक मिनट में इसको पेन को बदल लूँ, थोड़ा डार्क कर लूँ। ओके, तो ये देखिए, ये बाइंडिंग साइट है और ये है चैनल, दिस इज द चैनल। तो ये दोनों क्या है, एक ही रिसेप्टर में, एक ही जगह है ना। यहाँ पर देखो, ये बाइंडिंग साइट पे आके यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर है बाइंड किया, तो यहाँ पर ये चैनल जो है ना ओपन हो गया। तो ये एक ही जगह है। तो ये है आइनोट्रोपिक रिसेप्टर। ठीक है, आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स का ये एग्जाम्पल हो गया। मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर का क्या है, देखिए, ये है बाइंडिंग साइट और यहाँ पर कोई चैनल नहीं है, कोई चैनल नहीं है। ठीक है, चैनल कहाँ है, ये बाइंडिंग साइट पे अटैच किया। यहाँ पे जी प्रोटीन रिएक्शन होता है, एक तरह का रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है। इसके बारे में आगे की क्लासेस में बताऊंगा। तो जी प्रोटीन रिएक्शन एक कैस्केड ऑफ रिएक्शन को इनिशिएट करता है और वो कैस्केड ऑफ रिएक्शन फिर जो चैनल होते हैं ना, ये आयन चैनल को ओपन और क्लोज करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ओपन या क्लोज करेगा। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स। तो दो तरह के रिसेप्टर्स थे, आपको बता दिया मैंने। ठीक है ना, ये आयनोट्रोपिक रिसेप्टर या मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर एक्साइटेटरी भी हो सकते हैं या इनहिबिटरी भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कहाँ पर और किस केमिकल के साथ उनका सांठगांठ बैठ रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद अब बात करते हैं कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ना, वो न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज तो होते हैं, लेकिन उनका रिमूवल कैसे होता है? तो पहला तो तरीका है कि डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है। क्या हो जाता है? पहला तरीका डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है। मतलब न्यूरोट्रांसमीटर निकले, डिफ्यूज करके सिनेप्टिक क्लेफ्ट से बाहर चले गए, और बाहर चले जाने के बाद वो कोई भी एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी इफेक्ट नहीं एग्जर्ट करते हैं। दूसरा है एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन। ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है ना वो डिग्रेड हो जाते हैं। किसमें? एग्जांपल ले लीजिए कि एसिटाइल कोलिन जो है, उसका एक एंजाइम होता है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, वो ब्रेक कर देता है एसिटाइल कोलिन को एसिटाइल और कोलिन में। ठीक है, तो एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन हो गया एक। अगर हम बात कर ले तो एक तरीका क्या हो गया, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन, है ना। तो एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन एक तरीका है। एक तो डिफ्यूजन हो गया, दूसरा एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन होगा, और तीसरा क्या है, अपटेक ऑफ सेल्स। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं, आपको याद होगा मैंने बताया था आप लोगों को जब न्यूरोग्लिया पढ़ा रहे थे कि कुछ न्यूरोग्लियल सेल्स जो होते हैं वो अपटेक कर लेते हैं, ये ट्रांसमीटर्स को ना अपटेक कर लेते हैं और वो बैक इनटू द सेल न्यूरॉन्स में वापस कर देते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सम न्यूरोग्लिया सेल्स। तो अपटेक मतलब सेल इसको वापस ले लेता है और वेसिकल्स में इनक्लोज कर देता है। तो ये तीन तरीके से रिमूवल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स होता है। चलिए आगे क्या है, अब हम बात करते हैं स्पेशियल एंड टेम्पोरल समेशन ऑफ सिनेप्टिक पोटेंशियल। अब दो चीज़ें आप समझिए, एकदम
जो सिनेप्टिक पोटेंशियल है वो कैसे जनरेट होगा और उसका समेशन कैसे होता है, ये सब आप समझ लीजिए। ये सब कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं आपको ये फिगर के माध्यम से ना बढ़िया से समझाता हूँ। देखिए एक तो स्पेशियल, स्पेशियल किसको कहेंगे कि यहाँ पर एक मिनट देखिए आप, स्पेशियल किसको कहेंगे कि मान लीजिए कि दो सिनेप्टिक दो पोटेंशियल जनरेट हुआ, ठीक है, एक नंबर, ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है, ठीक है ना, एक और दो पोटेंशियल जनरेट हुआ, लेकिन दोनों पोटेंशियल जो है अगर इतने मैग्नीट्यूड का नहीं है कि वो थ्रेशोल्ड तक पहुंच पाए तो वो नहीं पहुंचेगा। लेकिन दोनों पोटेंशियल अगर साइमल्टेनियस, ये और ये दोनों 1 और 2 अगर एक साथ मतलब टुगेदर जनरेट हो गया तो यहाँ पर ये मान लीजिए पहला वाला यहाँ तक आया और दूसरा वाला इसको इम्पल्स करके यहाँ तक थ्रेशोल्ड तक पहुँचा दिया तो एक्शन पोटेंशियल ट्रिगर हो गया, तो ये कहेंगे स्पेशल समेशन, इसको स्पेशल समेशन कहेंगे। दूसरा क्या होता है, टेम्पोरल समेशन। टेम्पोरल समेशन में होता क्या है कि एक पोटेंशियल यहाँ जनरेट हुआ, दूसरा यहाँ जनरेट हुआ, तीसरा यहाँ जनरेट हुआ, अब तीसरे के बाद लगातार फ्रीक्वेंसी जो जनरेट होने की है वो बढ़ जाएगी, जो फ्रीक्वेंसी बढ़ते 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 यहाँ तक ले आएगी, ठीक है, और यहाँ पर थ्रेशोल्ड के पास लाके और इसको एक्साइट कर देगी। एक आपने कभी एक एक्सपेरिमेंट देखा हो, जैसे कि एक बॉल है, बॉल ऐसे उछल रही, उस पर वोल्टेज बढ़ते जा रही, बढ़ते जा रही, वो ऊपर जाते जा रहा है, तो वो हो गया हमारा टेम्पोरल समेशन। मतलब वहाँ पर फ्रीक्वेंसी इतनी जल्दी जल्दी होती है कि जो समेशन है ना, ये जो पोटेंशियल्स है वो थोड़े थोड़े सम होकर थ्रेशोल्ड तक पहुँचते हैं और वहाँ पर वो एक्साइटेशन या इनहिबिशन जो भी है वो हो जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि जो एक्शन पोटेंशियल है वो एक्साइटरी होगा, इनहिबिटरी होगा, उसका जो ओवरऑल इफेक्ट जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, क्या, क्योंकि एक साथ बहुत सारे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते रहते हैं एट द सेम पॉइंट, ठीक है, एक ही जगह एक्साइटरी भी होगा, एक ही जगह इनहिबिटरी भी होगा, तो फिर जो ओवरऑल रिजल्ट है एक्साइटेशन का वो कैसे कैलकुलेट होता है। तो पहला तो है ईपीएसपी, इसमें क्या है कि टोटल जो एक्साइटरी इफेक्ट है ना वो ग्रेटर होता है इनहिबिटरी इफेक्ट से, और अगर वो थ्रेशोल्ड के ऊपर होगा तो एक्साइटेशन होगा और थ्रेशोल्ड के नीचे रहेगा तो कोई एक्साइटेशन नहीं होगा, ठीक है। दूसरा है नर्व इम्पल्स, इफ द टोटल एक्साइटरी इफेक्ट्स आर ग्रेटर देन द टोटल इनहिबिटरी इफेक्ट द थ्रेशोल्ड इज रीच्ड, वन और मोर नर्व्स विल बी ट्रिगर्ड, ठीक है। मतलब जो एक्साइटरी इफेक्ट होगा वो ज़्यादा होगा और इनहिबिटरी इफेक्ट अगर कम होगा, थ्रेशोल्ड को अगर उसने अटेन भी कर लिया तो एक या एक से ज़्यादा नर्व ट्रिगर हो जाएंगे, और ये उस समय तक ट्रिगर रहेंगे जब तक कि वो थ्रेशोल्ड पर इम्पल्सेस जा रहे होंगे, ठीक है। दूसरा क्या है आईपीएसपी, इसमें क्या है इनहिबिटरी पोजीशन है ये, इसमें क्या इनहिबिटरी इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होगा एक्साइटरी इफेक्ट से, ठीक है, जिसके कारण से हाइपरपोलराइजेशन होगा, और हाइपरपोलराइजेशन होगा तो क्या है इनहिबिटरी इफेक्ट हो जाएगा ओवरऑल, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया एक्साइटेशन और इनहिबिशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। ये समेशन समरी है न्यूरल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस की, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ खास ऐसा नहीं है जो हमने अभी तक बताया ना हो, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स की। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में अभी तक आपने नाम क्या क्या सुना होगा, अभी सुना होगा एसिटाइल कोलिन, ग्लूटामेट, ग्लाइसिन, गाबा, इतने सारे के नाम, डोपामीन, इपीफेरीन, यही इन्हीं सबको का नाम सुना होगा। लेकिन आज मैं आपको जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ ये बता रहा हूँ न्यूरोट्रांसमीटर्स कितने तरीके के होते हैं और कितने होते हैं, ये सब पढ़ाऊँगा और इन सब के बारे में डिटेल में भी आपको बताऊँगा कि इनका इफेक्ट क्या है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो न्यूरोट्रांसमीटर तो पहले तो बात है कि दो तरह के होते हैं, एक तो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब बहुत छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, और दूसरा है न्यूरोपेप्टाइड्स,
जिनका आकार जो होता है उनका साइज बड़ा होता है। पेप्टाइड्स आप जान ही रहे हो, प्रोटीन, पेप्टाइड्स मतलब प्रोटीन, तो वो बड़े साइज के होते हैं। तो इस तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर्स को हम दो भाग में डिवाइड कर देते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड न्यूरोपेप्टाइड्स। ओके, एंड जो स्मॉल मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर्स है ना, उसको भी हम छह तरीके में डिवाइड करते हैं। पहला तो एसिटाइलकोलिन, दूसरा एमिनो एसिड्स, तीसरा बायोजेनिक एमीन्स, एटीपी एंड अदर प्यूरिन्स, बेसिकली ये प्यूरिन्स होते हैं, देन नाइट्रिक ऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये 6 तरह के स्मॉल मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक है। और न्यूरोपेप्टाइड्स जो होते हैं उसमें होते हैं सब्सटेंस पी, इनकेफेलिन्स, इंडोफेरिन्स, डायनोफेरिन्स, हाइपोथैलेमिक रिलीजेज, जो हाइपोथैलेमस से जो भी रिलीजेज आते हैं वो, एंड एंजियोटेंसिन 2 एंड कोलेसाइटोकाइनिन। इन सब का फंक्शन जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, आप पढ़िएगा अभी तो मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं एसिटाइलकोलिन से। सो एसिटाइलकोलिन जो है रिलीज कहाँ पे होता है भाई? वो पीएनएस और सीएनएस दोनों जगह रिलीज होता है। हम लोग जनरली जितने भी सिनेप्टिक लेफ्ट पढ़ते हैं, जनरली एग्जाम्पल हम एसिटाइलकोलिन से ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये एक एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर है सम सिनेप्स पर, और यही इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर हो जाता है एट सम सिनेप्स पर, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि ये जो है जाके अटैच कहाँ हो रहा है। आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स पर जनरली ये एक्साइटेटरी रिस्पॉन्स देता है, एंड मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स आपको याद है जिसमें चैनल उसी में अंदर नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पर ये जनरली इनहिबिटरी इफेक्ट देता है, वहाँ पे जी प्रोटीन कैस्केड्स को वो ऑन करता है। अब आप बोलोगे कि इसका यूज क्या है, तो भाई एक बात मान लीजिए कि जब कोई इमरजेंसी आया, ठीक है, तो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम जो है ना हमारे साथ सिंपैथी रखे और हार्ट बीट्स को बढ़ा दिया, सबको बढ़ा दिया। अब जब वो काम खत्म हो गया उसके बाद पारासिम्पैथेटिक न्यूरॉन जो है, ठीक है, जो कि वैगस नर्व्स के थ्रू कंट्रोल होता है हार्ट रेट, तो हार्ट रेट में अब उसको स्लो डाउन करना है। तो स्लो डाउन करने के लिए क्या करेंगे? इनहिबिटरी प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं। तो एसिटाइलकोलिन जो है हार्ट में इनहिबिटरी प्रोसेस को इनिशिएट करता है, ठीक है। ओके, नाउ एसिटाइलकोलिन के बारे में आप पढ़ लिए कि आपने कैसे इसका काम करना है। देन ग्लूटामेट एंड एस्पार्टेट। ग्लूटामेट जो होता है आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स को ओपन करता है जिससे कि कैटायंस चैनल्स ओपन हो जाते हैं, ठीक है। एंड ये एक्साइटेटरी इफेक्ट को एक्सर्ट करता है। इनएक्टिवेशन ऑफ ग्लूटामेट ऑकर्स बाय रीअपटेक। अब इनएक्टिवेशन ऑफ ग्लूटामेट कैसा होता है? उसको रीअपटेक कर लिया जाता है सेल्स के द्वारा। सो ग्लूटामेट ट्रांसपोर्टर्स एक्टिवली ट्रांसपोर्ट ग्लूटामेट बैक इनटू सिनेप्टिक इन बल्ब एंड नेबरिंग न्यूरोग्लिया, ठीक है। तो वहाँ पर अपटेक हो जाता है जैसा कि मैंने बताया। ये ग्लूटामेट का और एस्पार्टेट ये तो आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स हैं और ये जनरली एक्साइटरी इफेक्ट को इंड्यूस करते हैं। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट गावा एंड ग्लाइसिन। तो गावा एंड ग्लाइसिन ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये जनरली इनहिबिशन को इंड्यूस करते हैं। गावा जो है वो सीएनएस में काम करता है। जनरली सीएनएस के 1/3 ऑफ द सेल्स ऑफ द सीएनएस यूज गावा फॉर द इनहिबिशन प्रोसेस। ये इनहिबिशन करता कैसे है? ये कैल्शियम आयन को चैनल्स को खोल देता है, ओपन कर देता है। अब कैल्शियम आयन चैनल ओपन होंगे तो क्या होगा? कम ऑन बताइए। तो कम ऑन, कैल्शियम आयन चैनल खुलेगा तो कैल्शियम आयन अंदर आएंगे सेल के, और सेल के अंदर जब निगेटिविटी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो हाइपर पोलराइजेशन होगा, और हाइपर पोलराइजेशन होगा तो क्या होगा? इनहिबिशन होगा, ठीक है। फिर ग्लाइसिन की बात करते हैं। तो ग्लाइसिन भी एक आयनोट्रोपिक रिसेप्टर है और ये भी कैल्शियम चैनल आयन को ही खोलता है, लेकिन मोस्टली ये स्पाइनल कॉर्ड में यूज होता है।
हाफ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड सेल्स जो हैं वो इसको यूज करते हैं, ग्लाइसिन को यूज करते हैं फॉर इनहिबिटरी इफेक्ट, ठीक है। और बाकी जो है हाफ वो किसको करेंगे यूज, गाबा को। हाँ चलिए, सो अब नॉर एपिनेफ्रीन एंड एपिनेफ्रीन, देखिए जनरली हम सब लोग इसको एज ए हार्मोन्स की तरह जानते हैं, ठीक है। इनका हार्मोनल काम तो है ही, लेकिन इनका काम एक न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में भी है। ये क्या रोल प्ले करते हैं, ठीक है। जब हम बहुत गहरी नींद में होते हैं तो वो नींद से जागने में, सपने आने में एंड हमारे मूड्स को रेगुलेट करने में ये एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। देन स्मॉलर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन द ब्रेन यूज एपिनेफ्रिन एज ए न्यूरोट्रांसमीटर्स, अब न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में इस्तेमाल करेंगे तभी हो पाएगा, ठीक है। अब डोपामिन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है, जनरली जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं ना उनसे रिलेटेड है, उनसे कनेक्टेड ये न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामिन। डोपामिन क्या है, इसको हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। डोपामिन जब हमारे बॉडी में रिलीज होता है तो हमें खुशी महसूस होती है, इमोशनल, हम प्लेजर में आते हैं, एडिक्टिव बिहेवियर है, बहुत अच्छा लगता है, एकदम आउट ऑफ वर्ल्ड, आई एम इन हेवन। ये कौन एहसास दिलाता है, ये डोपामीन दिलवाता है, ठीक है। ये डोपामीन का एक और काम है, ये तो मूड को रेगुलेट करता ही है, दूसरी तरफ मूड के साथ साथ ये स्केलेटल मसल्स जो होते हैं उनके टोन को भी रेगुलेट करता है, ठीक है। इसलिए जब हमारा मूड बहुत अच्छा होता है तो हम बहुत ही लाइट फील करते हैं, ठीक है। तो ये स्केलेटल मसल के टोन को भी रेगुलेट करता है, ठीक है। अब होता क्या है, समझिए कि अगर ये डोपामीन जो है वो कम हो जाए तो क्या होगा, एक तो हमारा मूड खराब हो जाएगा, हम प्लेजर ज़्यादा महसूस नहीं कर पाएंगे, दूसरा जो है जो हमारा जो स्केलेटल टोन है ना जो अभी आराम से चलना है इसमें स्टिफनेस आ जाएगी, तो हमें दिक्कत होने लगेगी, हमें अकड़न होने लगी, हमारे बॉडी में अकड़न होने लगेगी, ठीक है। तो जनरली पार्किंसन डिजीज में यही होता है। पार्किंसन डिजीज में क्या होता है कि डीजनरेट कर जाते हैं न्यूरॉन्स, क्यों, क्योंकि पार्किंसन डिजीज में न्यूरॉन्स डीजनरेट कर जाते हैं। अब जो न्यूरॉन्स डीजनरेट करते हैं वो जनरली डोपामिन को रिलीज करने वाले न्यूरॉन्स होते हैं, इसलिए पार्किंसन डिजीज में जो है ना मस्कुलर स्टिफनेस पाए जाते हैं, ठीक है। और एक तरह का सिजोफ्रेनिया भी है जो जिसमें भी डोपामिन बहुत अधिक मात्रा में हो, इकट्ठा हो जाए किसी भी समय में किसी भी व्यक्ति में, तो एक तरह का ये सिजोफ्रेनिक डिजीज भी ऑकर करता है। मतलब झूठ मूठ का इल्यूजन होगा, कुछ भी है कि मतलब कहने का मतलब कि सामने ऐश्वर्या राय बैठी है, कैटरीना कैफ बैठी है, लेकिन है नहीं, लेकिन आप इमेजिन कर रहे हो, आप सिजोफ्रेनिक हो गए हो क्योंकि आपके पास डोपामिन बहुत ज़्यादा आ गया है, ठीक है। हंसना मत, चलो एग्जाम्पल था, ठीक है। नाउ सेरोटोनिन, सेरोटोनिन को हम 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफामीन भी कहते हैं, ठीक है। और ये ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको रैफे न्यूक्लियस कहते हैं, वहां पर जनरली ज़्यादा कंसंट्रेटेड मात्रा में पाया जाता है। ये क्या, इसका काम क्या है, ये इनहिबिटरी सेंसेशन का परसेप्शन देता है, ठीक है। सॉरी, इनहिबिटरी नहीं, ये सेंसेशन का परसेप्शन देता है, थर्मल रेगुलेशन करता है, टेम्परेचर का जो रेगुलेशन होता है वो देता है, मूड्स को कंट्रोल करता है, भूख लगा है नहीं लगा है उसको देखता है, और नींद अगर आती है भाई, ठीक है, अगर तुमको बार बार नींद आती है, मेरे लेक्चर से भी अगर नींद आ रही होगी ना तो ये समझो सेरोटोनिन रिलीज हो रहा है बॉडी में, ये नींद को इंड्यूस करता है, ठीक है। बहुत सारे को आ भी रही होगी, सेरोटोनिन रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो अब बात करते हैं एटीपी की। तो एटीपी न्यूरोट्रांसमीटर्स है, ठीक है। एक्चुअली एटीपी जो बना होता है ना, जो इसका रिंग होता है वो प्यूरिन रिंग होता है, प्यूरिन जो होते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। तो एटीपी के तीनों फॉर्म, ठीक है, जैसे ट्राइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट, एडेनोसाइन के तीनों फॉर्म, ठीक है। ये सब एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि सीएनएस और पीएनएस दोनों में काम करते हैं, ठीक है। जनरली जो एटीपी जहाँ पर भी होते हैं ना वहाँ पर अदर न्यूरोट्रांसमीटर्स भी पाए जाते हैं,
ठीक है, अब नाइट्रिक एसिड पे आते हैं, इसके बारे में जान लो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा गैस है नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, सिक्रीट होता है कहाँ, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, एड्रिनल ग्लैंड में एंड नर्व्स ऑफ द पेनिस। ठीक है, वाइड स्प्रेड इफेक्ट होता है इसका थ्रू आउट द बॉडी। तो नाइट्रिक ऑक्साइड का जो इफेक्ट है वो पूरे बॉडी में ही आप देख रहे हो कि भाई ब्रेन में हो ही गया, स्पाइनल कॉर्ड में हो गया, एड्रिनल ग्लैंड्स में हो गया, नर्व्स में हो गया, पूरी बॉडीज में है ही। ठीक है, तो अब देखते हैं कि भाई ये फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इनो का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब एमिनो एसिड अर्जिनिन जो है ना उसको तोड़ा जाता है। अर्जिनिन का जब कैटाबॉलिज्म होता है तो नाइट्रिक एसिड का प्रोडक्शन होता है। ये पहले से ही बन के नहीं रहते हैं, ये गैस जब ज़रूरत हो तभी बनते हैं और यूज़ होते हैं। ठीक है, ये सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में ये क्या करते हैं, ये इनिशिएट कर देते हैं सेकेंडरी मैसेंजर को, मतलब साइक्लिक जीएमपी पाथवे, साइक्लिक जीएमपी पाथवे को ये इंड्यूस कर देते हैं, जिसके कारण से एक कैस्केड ऑफ रिएक्शन शुरू हो जाता है और बॉडी में ना एक अलग ही मेटाबॉलिक रिएक्शन शुरू हो जाता है। अब बात करेंगे कि इनका रोल क्या है। तो भाई नाइट्रिक ऑक्साइड मेमोरी और लर्निंग में हेल्पफुल है, मतलब जिसमें भी नाइट्रिक ऑक्साइड ज़्यादा निकलता है ना उसकी मेमोरी और लर्निंग अच्छी हो जाती है। ठीक है, रिजल्ट इन वैसोडाइलेशन एंड इंक्रीज द ब्लड वेसल डायमीटर। आप समझो सब कनेक्टेड है। ठीक है, मेमोरी इंक्रीज हो रही है, लर्निंग इंक्रीज हो रही है, तो भाई क्या हो रहा है बॉडी में, बॉडी में वैसोडाइलेशन हो रहा है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन तेज हो रहा है। मतलब ब्लड सर्कुलेशन अगर तेज हुआ तो उसका क्या मतलब है, ब्रेन सेल्स तक ज़्यादा ऑक्सीजन मिल रहा है, ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन मिल रहा है, और ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है ना, तो ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है तो ब्रेन अच्छे से काम करता है, इसलिए मेमोरी बढ़ जाती है, लर्निंग बढ़ जाती है। हालांकि इसका काम कुछ दूसरे कार्यों में भी आता है, जैसे कि इन वैसोडाइलेशन होने के कारण ये इरेक्शन ऑफ पेनिस को भी कंट्रोल करते हैं। ठीक है, एंड फाइगोसाइटेटिक सेल्स सच एज द मैक्रोफेजेस एंड सडन वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस एनो टू किल माइक्रोब्स एंड ट्यूमर सेल्स। तो एनो का प्रोडक्शन होता है, ये हम इम्यूनोलॉजी में पढ़ेंगे कि जो फाइगोसाइटोसिस सेल्स होते हैं और मैक्रोफेज सेल्स होते हैं वो एनो का प्रोडक्शन करते हैं माइक्रोब्स एंड ट्यूमर सेल्स को खिलाफ करने के लिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अब देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आप लोग को ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी न्यूरोट्रांसमीटर है। यस ऑफ कोर्स इट इज़ ए न्यूरोट्रांसमीटर, और एनो की तरह ये भी सिनेप्टिक वेसिकल में इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, ये भी जब ज़रूरत होती है तो प्रोड्यूस होता है और उसी समय एक्ट होता है और ख़त्म हो जाता है। ये किस चीज़ को कंट्रोल करता है, ये डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स को कंट्रोल करता है, मेमोरी को कंट्रोल करता है, ऑल्फैक्शन को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, विजन, थर्मो रेगुलेशन, इंसुलिन रिलीज एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो अब कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या है भाई, मेमोरी को इंक्रीज कर रहा है, मतलब जैसे कि अभी वो समोसे की खुशबू आई तो मेमोरी आया, अरे ये खुशबू तो समोसे वाली है। ठीक है, तो हो सकता है उस समय ब्रेन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज कर रहा हो। ठीक है, कहीं चोट लग गया, ठीक है, तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन होना है, तो हो सकता है कि वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड गया हो इन्फ्लामेशन करने के, भाई मेरा काम आ गया, चलो लेट्स गो एंड डू इट। तो ये काम है कार्बन मोनोऑक्साइड का। चलिए, तो ये तो आपने पढ़ लिया, ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स जितने भी थे। ठीक है, जो न्यूरोट्रांसमीटर, जो स्मॉल मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर्स थे यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं बिग मॉलिक्यूल न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो कि न्यूरोपेप्टाइड्स के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो सब्सटेंस पी याद रखिएगा, सब्सटेंस पी फॉर पेन, पेन को इंड्यूस करता है। इंसेफेलिन्स ये क्या करते हैं, ये पेन के इंडक्शन को ना कम करते हैं, मतलब पेन जो हमें पेन हो रहा है, इम्पल्सेस आ रहे हैं, उसको सप्रेस करते हैं। तो ये किसके दुश्मन हो गए, सब्सटेंस पी के दुश्मन हो गए। ठीक है, अब याद रखिएगा एक चीज़ और, इंसेफ्लिन्स का एक और काम होता है, मेमोरी एंड लर्निंग को बढ़ाता है।
बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाता है, सेक्सुअल एक्टिविटी को बढ़ाता है। ठीक है, तो आप ये समझिए कि इसको याद कैसे रख सकते हैं कि देखिए कष्ट में किसी का भी मेमोरी नहीं बढ़ सकता है, कोई भी इंटेलिजेंट आदमी नहीं बन सकता है। तो ये क्या करते हैं इंसेफ्लिन्स, क्या है ना, मेमोरी मतलब पेन को घटा देते हैं, बॉडी को एक ईज कंडीशन में रखते हैं जिससे कि मेमोरी और लर्निंग ये सब आदमी का बढ़ता रहे। इंडोर्फिन्स का काम क्या है, ये भी सब्सटेंस पी को ब्लॉक कर देते हैं, सब्सटेंस पी के रिलीज को ही ब्लॉक कर देते हैं इंडोर्फिन्स। ठीक है ना, इसलिए ये भी मेमोरी और लर्निंग, सेक्सुअल एक्टिविटी, कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर एंड मेंटल इलनेस में हेल्पफुल है। तो बेसिकली तो फंक्शन है इंसेफ्लिन्स और इंडोर्फिन्स का ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है ना, डायनोफिन्स इसका क्या काम है, तो इसका काम अभी तक पूरी तरीके से पता नहीं चला है, बट जो साइंटिस्ट का ऐसा समझना है कि ये इमोशंस को कंट्रोल करने में हेल्पफुल है। जैसे हमें चोट लग गया, मर्द को दर्द नहीं होता, सामने वाले ने कह दिया और तुम आदमी हो। ठीक है, अब यू आर कंट्रोलिंग योर इमोशन, तुम उस पेन को दिखा नहीं रहे हो। ठीक है, यस ऐसे चेहरे पे कुछ भी आ नहीं रहा है, बट चोट तो लग रहा है, इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं। तो डायनोरफिन्स उस समय काम आता है। नाउ हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स, देखिए यहाँ पर बहुत सारे रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स होते हैं जो कि हम इंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस जितने भी हार्मोन्स को रिलीज करता है, चाहे LH हो, GnRH हो, जो भी हो, वो सब प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, और एंटीरियर पिट्यूटरी से वो रेगुलेट होते हैं। ठीक है, एंजीनोटेंसिन क्या करता है भाई, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। कैसे, ये एक तरह का हार्मोन है जो कि वैसोकंस्ट्रिक्शन एंड रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन को इंड्यूस करता है। ये इन सब का काम क्या है भाई, ये क्या काम करेंगे, ये बॉडी में ना रीअब्जर्वेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट को रीअब्जॉर्ब करते हैं। तो इसलिए ये थर्स्ट जो होता है ना, थर्स्ट को स्टिमुलेट करते हैं। बॉडी में अगर पानी अब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, कमी आ गई, पानी नहीं मिल रहा है, तो एंजीनोटेंसिन क्या करते हैं, थर्स्ट को इंड्यूस करेंगे कि प्यास लग गई भाई पानी दो। क्यों, पानी चाहिए, पानी नहीं दोगे तो ब्लड प्रेशर जो है ना नॉर्मल नहीं रहेगा। ठीक है, और कोलेसाइटोकाइनिन, लास्ट वन बट नॉट द लिस्ट वन। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये ब्रेन में पाए जाते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपका क्या कंट्रोल करते हैं भाई, ज़्यादा खा लिया, मैकेनो रिसेप्टर्स, पेट के स्टोमक के मैकेनो रिसेप्टर्स एक्टिव हो गए, इंड्यूस पोटेंशियल इंड्यूस किया। अब बोलेंगे भाई ज़्यादा हो गया है, बंद करो, खाना बंद करो। ठीक है, खाने को बंद कराएंगे, इंजाइमेटिक जो पैनक्रियाटिक इंजाइम सिक्रीशन है उसको भी अब रेगुलेट करेंगे, स्मूथ मसल्स को रेगुलेट करेंगे। तो कहने का मतलब है कि पूरे पेट के तंत्र में यहाँ ये काम आता है कौन, कोलेसाइटोकाइनिन। मतलब पिज्ज़ा बर्गर देखकर अगर भूख लग गई हो तो याद रखना कि कोलेसाइटोकाइनिन को कहीं ना कहीं किसी हार्मोन्स ने, किसी एंजाइम ने दबा दिया है, अभी खा लो फिर, लेकिन ज़्यादा देर तक दबा नहीं पाएगा। और फिर मैकेनो रिसेप्टर जब पोटेंशियल जनरेट करेंगे, फिर इनका क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि हाँ, कोलेसाइटोकाइनिन बता देगा कि पेट भर गया, अब खाना बंद करो नहीं तो फट जाओगे। ठीक है, तो ये रहा न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में हमने पूरी तरीके से जान लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उस वीडियो में हम न्यूरल सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुत छोटा सा वीडियो होगा, तो इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का। बाय, थैंक यू।